चलो आओ, इसमें कल अपने मॉडलिमिंटो से चालू किया था, है ना। और मॉडलिमिंटो के अंदर अपन ने देखा था कि क्या कारण थे। ओके, कारणों के बाद फिर अपन प्रोविजन से पहुंचे, प्रोविजन से फिर अपन ने ये किए स्ट्रक्चरल ट्री देखा था, जिसमें टोटल 60 सदस्यों का अपन ने विभाजन देखा था। और एक वैज्ञानिक तरीके से ये जो प्रांत हैं अपने, जो मुस्लिम इलेक्ट्रोड्स में 6 आ रहे हैं, भूमिपतियों में फिर 6 आ रहे हैं, ठीक है, और साधारण निर्वाचन मंडल के अंदर ये 13 आ रहे हैं। एक वैज्ञानिक तरीके से देखा था कि प्रांत याद कैसे रहेंगे। ठीक, यहाँ तक अपन ने देखा था। आज नेक्स्ट अपन देखेंगे कि प्रांतों के अंदर क्या हुआ। अभी अपन ने जो ऊपर पढ़ा वो केंद्र में था, सेंटर में। तो अपन ने, मैंने हर एक्ट में अपन ने देखो एक लॉजिकल सीक्वेंस से देखा है। पहले गृह के बाद आएंगे भारत में पहले आएंगे केंद्रीय कार्यकारिणी में, मतलब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, और गवर्नर जनरल की विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद। फिर प्रांतों का देखते थे, प्रांतों में क्या चल रहा है। तो प्रांतों में अपन देखते हैं कि प्रांतों की विधान परिषदों की संख्या बढ़ी। प्रांत तो अपन देख रहे थे, 3 तो ब्रिटिश बड़े प्रांत थे, उनको तो प्रोविंस प्रेसिडेंसी बोलते थे अपने, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, फिर आगरा। और फिर अपन ने याद करने के लिए बिहार उड़ीसा मिलाया साथ में। फिर जैसे अपने उधर से देखा, जब अपन 13 देख रहे थे सामान्य निर्वाचन मंडल, तो बर्मा, आसाम, देन अपने मध्य प्रांत, देन अपने पंजाब, इस तरह से। तो ये वो प्रांत जो थे उनके अंदर विधान मंडलें थी। उन्हें विधान परिषदों के बारे में जान रहे कि उनमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, मतलब बढ़ी हुई सदस्य संख्या। जैसे बर्मा, अभी मैंने बताया, जो अपन ने साधारण निर्वाचन मंडल देखे थे उसमें आया था बर्मा, जो आज म्यांमार है, ठीक है, ये ब्रिटिश भारत में प्रांत था। और फिर 1935 का एक्ट आएगा, उससे अलग हुआ है ये, है ना। अभी तो ब्रिटिश भारत का ही प्रांत है ये बर्मा। बंगाल में 52 कर दी गई। पंजाब, मैंने बताया था भूमिपतियों का जब देखा था तो पंजाब आया था उसके अंदर, सॉरी साधारण निर्वाचन मंडल में पंजाब, ठीक है, 25 कर दी गई। मद्रास, बम्बई संयुक्त प्रांत, इसमें प्रत्येक में 47। तो ये क्या थी, यही जैसे देखो ये प्रांतों के अंदर जो आगे चल के है ना, ये आज इसी को अपन विधानसभाएं बोलते हैं, आज जैसे जो आई है। तो धीरे धीरे अपन जैसे देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है भारत में, उसकी नींव पड़ती जा रही है। इसलिए तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट बोलते हैं कि आज जो अपन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं वो किन चरणों से गुजरा है, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऐसे है। अब देखो ये पूरा जो है ना, ये यहाँ तक की सिस्टम, इससे अगला प्रांतों के अंदर कोई इतनी संख्या याद करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों का जैसे जो कार्य प्रणाली थी, और जो इनकी एक सदस्यों की जो साइकोलॉजी होती थी, और सदस्यों के प्रति जो गवर्नर की साइकोलॉजी होती थी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना। देखो एक चीज़ ध्यान में रखनी, जब केंद्रीय विधान परिषद की बात हो तो उसको गवर्नर जनरल के समकक्ष पढ़ना है, मतलब गवर्नर जनरल से रिलेटेड थी वो। और प्रांतों में जब बात आए तो उसमें अपन गवर्नर वर्ड यूज़ करेंगे कि प्रांतीय परिषद का हेड, एग्जीक्यूटिव हेड अपन देखें तो वो कौन होता था, गवर्नर होता था। और केंद्र की बात करें तो गवर्नर जनरल होता था, मतलब भारत के संदर्भ में प्रांत आ गई। अब देखो इसमें ये समझने की कोशिश करो कि ये काम कैसे करती थी। इसके अंदर देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये एहसास की, मतलब गैर सरकारी। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ कि गैर सरकारी हर एक्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सरकारी तो हमेशा सरकार से तनख्वाह लेता है तो वो सरकार की गाएगा राग, सरकार की हाँ में हाँ मिलाएगा। अब ये जो गैर सरकारी है, इनसे जनता थोड़ी आशा रखती थी, क्योंकि तुम सरकार के नामिंदे नहीं हो, सरकार के बंदे नहीं हो तुम, क्योंकि सरकार तुम तनख्वाह नहीं दे रही, तो सरकार के प्रति इतना प्रेम नहीं है जितना जनता के प्रति है तुम्हारा। तो जनता इनकी तरफ देखती थी, इसलिए ये गैर सरकारी या एहसास की है इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में, या जितने भी अपने पढ़ रहे हैं इनमें। अब पहली बात ये देखो गैर सरकारी होते कौन थे। जैसे पिछले 92 वाले एक्ट में एक लाइन आई थी इनके लिए कि या तो ये जमींदार होते थे, या ये राजे राजकुमार होते थे, रजवाड़े, ठीक है, या रिटायर्ड अवकाश प्राप्त कंपनी के ये अधिकारी होते थे। ये अपन ने पहले जैसे देखा, तो ये गैर सरकारी सदस्य होते थे, ठीक है ना। तो कुछ जनता के प्रति थोड़ा लगाव रखते थे, मतलब सरकारी से तुलना में ज़्यादा ही रखते थे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर सरकारी सदस्यों की या सरकार की छाप रहती थी। ये चीज़ अपने को समझनी है। अब वो छाप कैसे रहती थी वही अपन को जानना है। तो देखो 47 में से 26 जैसे अपन देखें, जैसे इसको आप 48 कर दो, 48 का आधा होता है 24, तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ही थे जो अशासकीय थे, गैर सरकारी थे, ठीक है। लेकिन देखो आगे क्या था, अतः गैर अशासकीय गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। कंपेटिव ज़्यादा, बहुमत मतलब 50% से ज़्यादा थे, ठीक है ना। परंतु ये सबसे इंपॉर्टेंट वैसे यहाँ से चालू हो जाती है कहानी। परंतु ये क्या बोलेगा अपने को, ये बताएगा कि ये गैर शासकीय थे, मतलब अशासकीय या गैर सरकारी थे, तो आप ये मत समझो कि ये जनता का चेहरा थे या जनता के कल्याण की सोचते थे। नो, क्यों नहीं सोचते जनता कल्याण की,
परंतु अशासकीय सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करता था। देखो एक तो दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो गवर्नर जनरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन प्रांतों की बात कर रहे हैं, भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में नहीं देख रहे हैं। दूसरा मनोनीत, मनोनीत से क्या हो जाता है, जिसको गवर्नर चाहे उसको उठा के बैठा देगा। जैसे 92 में अपन ने देखा बनारस, पटियाला, सर दिनकर राव, ऐसे। तो ये एक तरह से ये सरकारी ही हो गया ये, क्योंकि जिसको गवर्नर ने पसंद किया है वही तो उठ के आया है। तो आप भैया गैर सरकारी है ना हम, तो ये गलतफहमी मत पालो कि हम जनता का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नो, हम सरकार को ही कर रहे हैं रिप्रेजेंट। ये चीज़ समझने वाली है सबसे बड़ा। तो प्रांतों के अंदर संख्या याद मत करो, कॉन्सेप्ट याद करो कि ज़्यादातर गैर सरकारी होते थे, मतलब अशासकीय, ठीक है। उनका बहुमत भी होता था, परंतु वो चूंकि गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ठीक है, इसलिए वो हमेशा सरकार का ही पक्ष लेते थे और सरकार की हाँ में हाँ ही वो मिलाते थे, ठीक है। तो सरकार का पक्ष लेते थे। इस प्रकार प्रांतीय विधान परिषदों पर सरकारी नियंत्रण बना रहा। बहुमत गैर सरकारी का था, लेकिन नियंत्रण किसका बना रहा? सरकार का नियंत्रण बना रहा। ये चीज़ समझने वाली है। इस प्रकार प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत क्या था? दिखावा मात्र था, ओनली एक शोकेस था, दिखावा मात्र था। और ऐसा सभी प्रांतों में था। अभी अपने पढ़े ऊपर प्रांत, ऐसा सभी प्रांतों में था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि दो तरह के सदस्य, सरकारी और गैर सरकारी। पढ़े अपन ने, पढ़े सर, सरकार वाले से तो कोई हमको उम्मीद ही नहीं, क्योंकि वो तो सरकार की रोटी है, सरकार उसका अन्न, खाना पानी, दाना पानी सब सरकार की तनख्वाह चलता है। लेकिन गैर सरकारी चूँकि जनता को रिप्रेजेंट करता था, तो सर ये गलतफहमी होगी कि चुनेंगे, मतलब जनता की तरफ ये देखेंगे, जबकि ऐसा नहीं था ये। क्यों? क्योंकि ये मनोनीत ही थे। तो मनोनीत है तो मतलब वही गवर्नर की इच्छा मायने रखती है। तो ये सरकार का ही पक्ष लेते थे इसीलिए, और सरकार नियंत्रण बना रहा। और बहुमत क्या था? एकमात्र दिखावा था, लेना देना कुछ भी नहीं था। तो सदस्य संख्या याद करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। फिर देखो दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है, जो अपन स्वतंत्रता आंदोलन जब पढ़ते हैं ना, तब वो काम आता है कि ये अपन ने भी सदस्य देखे, बहुमत था इनका, ठीक है, और इनको गवर्नर मनोनीत करता था। अब मनोनीत तो करता था, लेकिन ये लोग आते कहाँ से थे, है ना? मतलब ये लोग कौन थे? ये भाई कॉमन मैन थे नहीं, तो ये कौन थे जिनको गवर्नर मनोनीत करता था? ये चीज़ समझने वाली है। तो देखो ये क्या है, इसके अंदर क्या लिख रहा है कि ये चुने हुए में डैश करके लिख लो मनोनीति, ठीक है ना? मनोनीति ये वही जो अभी ऊपर गए तथाकथित चुने हुए वर्ड, चुना हुआ इनको बोलते थे, लेकिन थे मनोनीति। ये चुने हुए सदस्यों भिन्न भिन्न निकायों का प्रतिनिधित्व करते थे। कौन कौन से निकाय देखो, और ये जो जितने भी निकाय है ना, ये सारे स्वशासन से रिलेटेड है। स्वशासन संस्थान, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। उदाहरण के रूप में बंबई विधान परिषद के 21 निर्वाचित सदस्यों में से देखो 21, 6 और 8 14 और 7 21, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये संख्या। आप ये समझो कि किन संस्थाओं को रिप्रेजेंट करते थे या किन संस्थाओं के सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करता था प्रांतीय विधान परिषद में, ये समझने वाली बात है। देखो क्या है, सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि विधान परिषद में किस निर्वाचित मतलब वही मनोनीत, जनता नहीं कर रही है इलेक्शन का। तो जैसे आज अपन वोट करते हैं ना, कॉमन मैन वोट करता है, तो वो तो तथाकथित कॉमन मैन वोट करने का अधिकार तो उसको 1919 में मिलेगा, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। यहाँ पर डैश करके लिख लो मताधिकार, कि मत जो है ना, वोट, राइट टू वोट, ये कब आएगा? ये 1919 के एक्ट में आएगा ये। और 9 से पहले जहाँ कहीं भी निर्वाचित शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब मनोनीत है, ठीक है। तो ये कहाँ से मनोनीत होकर आते थे? बम्बई विश्वविद्यालय व बम्बई नगर निगम द्वारा चुने जाते थे, ठीक है ना। मतलब गवर्नर इनके अंदर से उठा के लेके आता था कि बम्बई विश्वविद्यालय की जो सिंडिकेट होती थी, सिंडिकेट मतलब एक गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है। बम्बई नगर निगम की एक काउंसिल होती है, उनमें से व्यक्तियों को चुनते थे और यहाँ लाके बैठाते थे। दूसरा साधारण निर्वाचन मंडल, जिनमें नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों के सदस्यों में गवर्नर किसी को भी नॉमिनेट कर देता था, ये चीज़ है। तो ये चारों वर्ड अपन को याद में रखने हैं, विश्वविद्यालय, नगर निगम, नगर पालिकाएं और जिला बोर्ड। देखो ये याद रखना क्यों जरूरी है। आप याद करो ये एक्ट क्यों पारित हुआ था, उसमें एक अपन ने पढ़ा था कि लॉर्ड कर्जन की कंजर्वेटिव नीतियाँ। तो लॉर्ड कर्जन का टाइम मैंने बताया था 1899 से 1905, उसमें मैंने बताया था कि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। उसने किया क्या था कि उसके 1/3 सदस्यों को, मतलब 33% सदस्यों को यूरोपियन बना दिया था कि यूरोपियन ही होगा ये सदस्य थे। अब ये यूरोपियन क्यों लाया, और फिर उसमें आगे लिखा हुआ था कि पहले तो कलकत्ता नगर निगम में था, फिर 5 साल बाद यही व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों के अंदर लागू कर दी गई। ये लाइन लिखी हुई है क्यों पारित हुआ उसके अंदर,
तो ये किया क्यों ऐसा कर्जन ने? क्योंकि इनके जो मेंबर होते थे लोकल सेल बॉडीज, जैसे मैंने यहाँ बताया, ये तो वहाँ कलकत्ता नगर निगम के अंदर हुआ और फिर 5 साल बाद ये सभी विश्वविद्यालयों के अंदर लागू कर दिया गया। ऐसा किया क्यों? क्योंकि इनके जो मेंबर होते थे, इनकी काउंसिल में जो सदस्य होते थे, वो प्रांतों की विधान परिषदों के अंदर मनोनीत होकर आते थे। तो अब अगर वो इंडियन होगा तो गवर्नर के हाथ बंध गए कि यार किसी इंडियन को बैठाना पड़ेगा मेरे को इस परिषद के अंदर, प्रांतीय विधान परिषद के अंदर। नॉमिनेट करूंगा तो भी आएगा इंडियन ही। क्यों? क्योंकि उसमें कोई यूरोपियन है ही नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो इन यूरोपियनों को धीरे धीरे अपन ने फिट किया। पहले फिट क्यों किया? क्योंकि एक्ट ये बोलता है कि वो इनके सिंडिकेट का मेंबर होना चाहिए। नगर निगम आ गया, देखो ये विश्वविद्यालय आ गया, नगर पालिका आ गई, जिला बोर्ड ही आ गई, तो इनमें कोई यूरोपियन ही नहीं है, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो वो क्राउन बोलता था तुमको इंडियन से ज़्यादा प्यार हो रहा है जो तुमको प्रांतीय विधान परिषद में बैठा रहे हो। तो वो फिर वो गवर्नर जनरल बेचारा बोलता था इस गवर्नर से राय लेके कि योर हाइनेस, योर मैजेस्टी, कोई है ही नहीं मेंबर यूरोपियन, तो मेरी मजबूरी है मेरे को इंडियंस को लेके आना। ये इसलिए घुसाने चालू किए थे, ये है असलियत। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोविजन अपन ने देखा था। आप याद करो 61 वाले के अंदर लिखा हुआ था, 6 आते थे, 6 मनोनीत करता था गवर्नर, लेकिन वो प्रांतों से होते थे। ये प्रांतों में इंडियंस थे, मतलब तथाकथित जमींदार, भारतीय जमींदार बोल दो, भारतीय भूमिपति बोल दो, राज्य रजवाड़े बोल दो, उनमें से लेके आना पड़ता था। यूरोपियन था ही नहीं, अब हमने भर दी यूरोपियन। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अपन ने 3 चीज़ें सीखी यहाँ तक प्रांतों के संदर्भ में। 3 क्या? एक तो बहुमत होता था किसका? गैर सरकारी का, लेकिन ये नाम का ही था गैर सरकारी, दिखावा मात्र था। असल में ये किसको रिप्रेजेंट करता था? सरकार को ही। क्यों? क्योंकि सर ये मनोनीत होता था, ये नॉमिनेट होता था, मनोनीत। समझ गए? पहली चीज तो ये समझ। दूसरा अपन को क्या समझना है? ये दिखावा मात्र ही समझ गए अपन। दूसरा अपन को क्या समझना है कि धीरे धीरे, मतलब ये किनको रिप्रेजेंट करते? ये निर्वाचित होकर आते थे, लेकिन ये निर्वाचन जो शब्द है ना, ये निर्वाचन, ये दिखावा ही था। असल में ये मनोनीति होके आते थे। और जिन संस्थाओं से आते थे स्वशासी संस्थाएं, वो कौन कौन सी अपन ने जैसे देखी कि एक तो नगर निगम देखी, ठीक है, एक विश्वविद्यालय देखी, ठीक है, एक इसको यूँ लिख दो, जैसे विश्वविद्यालय देख लो, फिर नगर निगम देख लो, नगर निगम, फिर नगर परिषद, ठीक है, और ये जिला बोर्ड है ना। जिला बोर्ड क्या है? ये जिले के विकास के लिए बोर्ड बनते थे, ठीक है। तथाकथित जो कलेक्टर होता था वो इनका हेड होता था। आज जैसे अपन देखते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, डीपीसी, जो कि अपने पंचायती राज संस्थाओं का जो विकास है उसी के तहत वो स्थापित हुई है, जिसका हेड कलेक्टर होता है। तो ये वही हुआ करते थे उस समय, जिला बोर्ड। समझे? जिले के विकास के लिए जिला बोर्ड होता था। तो इनके मेंबर्स चुन के आए इनके अंदर, फिर इन पे कैसे नकेल कसी गई वो उसमें अपन को कर्जन का ध्यान। हालांकि कर्जन पहले गया, नो डाउट, वो ये प्रोविजन कर गया था, क्योंकि पहले वाले एक्ट में प्रोविजन था इनके यहाँ से लेके आना इंडियंस को, इनके सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद में लाया जाता था, इसलिए नकेल कसी। तो ये 3 कॉन्सेप्ट अपन को प्रांतीय विधान परिषदों में याद रखना है। संख्या कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, संख्या इंपॉर्टेंट है केंद्रीय वाले में। मैं बताया 60 कैसे तोड़ेंगे? 4 संते 28, 4 अंटे 32, 28 और 32। फिर 32 को अपन कैसे तोड़ेंगे? 12 कम 12, मतलब 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो 13 सेपरेट, 12 सामान्य, 2 अलग। कलकत्ता वाणिज्य मंडल है, हाँ, मतलब बिल्कुल, मतलब जैसे 28 और 32 को थोड़ा अपने 5 27, फिर ये मैं सीधा ये बोल गया कि 12 13 और 2, 12 पृथक, 6 मुस्लिम, 6 भूमिपति और 13 साधारण, है ना। तो ये संख्या बल यहाँ इंपॉर्टेंट है, मैं समझाना ये चाह रहा था, संख्या बल यहाँ इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय जो आज अपन ने अभी देखा ये प्रांतीय इंपॉर्टेंट नहीं है ना, प्रांतों को याद रखने की जरूरत है, वैसे कॉन्सेप्ट याद रखो। बहुमत गैर सरकारी का, लेकिन चूंकि वो मनोनीत थे वो सरकार के बोलते थे। और तीसरा ये चूंकि मनोनीत होकर आते थे, निर्वाचन तो था ही नहीं, मनोनीत कहाँ से होते थे? वो तथाकथित जो स्वशासी संस्थाएं थी, विश्वविद्यालय, नगर निगम, नगर परिषद, जिला बोर्ड के वो सदस्य होते थे, उनमें से गवर्नर मनोनीत करके उनको प्रांतीय विधान परिषद का सदस्य बनाता था। ऐसे ये देखो आगे नाम आएंगे, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। जितने भी आपने स्वतंत्रता आंदोलन में नाम पढ़े हुए हैं सब ये यहीं से निकल के आएंगे। कोई सा ही नाम उठा के देख लो आप, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल गुजरात, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, सब चल निकल के आएंगे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, अपने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सब ये यहीं से निकल के आएंगे धीरे धीरे धीरे। इसलिए संस्थाओं का नाम याद रखना जरूरी है। विठल भाई पटेल,
पहले स्पीकर बनेंगे, देखेंगे अपन, समझ गए। तो ये अपन ने प्रांतीयों के अंदर देखा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि ये विधान परिषदों के कार्य। अब देखो यहाँ विधान परिषद वर्ड लिखा हुआ है, तो ये कार्य अपन दोनों के अंदर यूज ले सकते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद भी ऑलमोस्ट इसी तरह से काम करती थी और प्रांतीय विधान परिषद भी इसी तरह से काम कर सकती। जैसा क्वेश्चन आए वैसे अपन को दोनों पे ही अपन ये चीज चिपका सकते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है चीजें, मैं वो बताता हूँ। पहले तो अपन एक बार पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यों का विस्तार हुआ। अब कार्यों का विस्तार हुआ तो पहले तो क्या होते थे, ये चुपचाप बैठे ही रहते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये दो चीजें हुई कि आज भी जैसे अपन देखते हैं संसद के अंदर जैसे देखते हैं तो कानून बनते हैं, तो कानून बनाना एक उसकी एक प्रक्रिया होती है। और मतलब एक तो क्या है, चर्चा होती है। देखो एक तो नॉर्मल प्रश्नकाल के अंदर कि कोई भी मुद्दा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा संसद का काम होता है कि कानून बनाना, और तीसरा काम होता है जो है बजट पारित करना। समझ गए, ये तीन अपन चीज़ें आज के टाइम में देखते हैं। ये तीनों चीज़ें उस समकालीन परिस्थितियों में अपन को, क्योंकि देखो क्वेश्चन आता है कि उस समय तथाकथित जो विधान परिषदें थी या केंद्रीय विधान परिषद थी वो एक दिखावा मात्र थी, उनको कोई शक्तियाँ नहीं थी। तो उसमें तीनों की चर्चा करेंगे अपन कि किन चीज़ों पर चर्चा कर सकते थे, कानून बनाने की उस समय क्या जो भी प्रोविजन थे वो क्या थे, और बजट के संदर्भ में वो जो तथाकथित केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतीय परिषद थी उसके पास क्या अधिकार थे। क्योंकि अगर ये तीन मोटे मोटे अपन नहीं देखेंगे ना तो अपन वो फ्रैक्चर्ड आंसर लिखेंगे, लिखते समय अपन को कॉन्फिडेंस नहीं होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। तो अभी अपन देखते हैं, जैसे मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। जैसे चर्चा करते थे तो ये आएगा चर्चा, देखो यहाँ आएगी जनसाधारण के विषय पर चर्चा करते थे। इधर देखो ये जनसाधारण, ये चर्चा यहाँ आएगी। ये कानून बनाने का जितना भी वो सारा अपन यहाँ लिखेंगे, देखेंगे। बजट की जो बात है वो केंद्रीय मतलब वो वार्षिक वित्त विवरण वो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से मोटा मोटा इन तीन पे क्लासिफिकेशन रखना है। तो अब ये आया ना कि इनके कार्यों का विस्तार किया गया, तो ये कार्य ये आ गया। अब हम कुछ चर्चा भी करेंगे, कानून संबंधी हमारे जो दायित्व हैं उनके ऊपर देखेंगे, और बजट के संबंध में हमें क्या तुमने प्रोविजन दिए उन पर अपन करेंगे। तो सदस्यों को वाद विवाद करने का अधिकार था, ये चर्चा। किसी ने पूछने का अधिकार हो गया कि बंगाल में अकाल क्यों पड़ा, तो उधर से बोला कि गेहूं निर्यात किए गए थे, तो पूछा गेहूं क्यों निर्यात किए गए थे, मैं बताओ भारत से, कि भाई बंगाल में अकाल पड़ा, नील की खेती हो रही थी वहां, तो नील क्या उगाना जरूरी है क्या, वाद विवाद है ना। हालांकि अंतिम निर्णय केंद्र के अंदर गवर्नर के पास था, प्रांतों के अंदर गवर्नर के पास था, लेकिन एक अधिकार तो मिला ना डिस्कशन का, जवाब तो दो यार तुम। तो यही है वाद विवाद करने का। फिर पूरक प्रश्न पूछने का, चर्चा। पहले आप याद करो, मैंने आपको पिछले वाले 89 जब पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था कि पहले प्रश्न ये पूछा कि रोटी कितनी खाई, तो बोला 2 खाई। अब उसमें सप्लीमेंट्री एसक्यू लिखा हुआ था, मैंने बताया ये एसक्यूएल नहीं है कि रोटी बाजरे की खाई या गेहूं की खाई, ये बताओ, नहीं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो देखो ये यहीं से चालू हो जाती है बात ये। अब इसको याद रख, क्योंकि देखो क्वेश्चन आता है। अब स्टूडेंट का स्टूडेंट को ध्यान रहता है कि यार सर ने बताया तो हुआ है यार, प्रश्न भी और पूरक प्रश्न भी, तो हो सकता है शुरू से ही वो चीज़ हो पूरक प्रश्न भी, लेकिन शुरू से नहीं थी ये। कहाँ से चालू हुई, तो आप ये देखो जब ये ऑप्शन आएंगे तो इन्हीं में तो फंसोगे आप। चलो 1853 भी लिख देता हूँ, और आपके ज़्यादा है बेचैनी तो 58 भी लिख देता हूँ, और ये 1892 लिख देता हूँ, लिख दिए। मतलब क्वेश्चन ये आएगा कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का सबसे पहले अधिकार कब दिया गया, ठीक है। फिर ये 1909 आ गया, ये 1919, फिर 1935, और ज़्यादा बेचैन हो मैंने तो 47 भी लिख दिया। भाई यही तो आएंगे। अब ज़्यादा बेचैन मत हो कि रेगुलेटिंग फिट्स भी लिखो, कोई मतलब नहीं है उनका। अब भाई इन्हीं में से कोई एक आंसर होएगा। अब वो ऑप्शन तो 4 ही रहेंगे, लेकिन मैंने तो खूब सारे लिख दिए, है ना। अब आप मुझे बताओ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, कहाँ लिखा हुआ ये पूरक प्रश्न, पे भी 2 बार आ रहे, और सप्लीमेंट्री का मैंने बता दिया कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएगा, है ना। उसकी कोई अंत नहीं होता, लेकिन अपन ने एक एंड रखा हुआ आज वर्तमान में भी। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 पूछे जा सकते हैं, फिर परमिशन से 5 पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है। किलो बाजरे खाई तो बाजरा कैसा था, मोटा था पतला था, लो बाजरा था फिर पतला था तो चलो वो देसी था विदेशी था, ऐसे तो एंड ही नहीं, टोटल एंडलेस है। लेकिन कहीं तो रोकना, लेकिन अपन तो पूरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक क्वेश्चन के पीछे दूसरा क्वेश्चन पूछने की अनुमति देगी। 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब मेन क्वेश्चन सप्लीमेंट्री 2 आ गए। तो अब मुझे बताओ, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये यहाँ, इनमें से कोई सा भी एक ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा हो, इसमें हो रहा है कहीं रिपीट, कहीं भी हो रहा है तो देख लो आप, नहीं हो रहा तो मतलब यहाँ रिपीटेशन की गुंजाइश ही नहीं थी, तो इनको तो काट दो। अब बोलो सर, अब कई बार मन में आ जाती है ना, फटाफट जल्दबाजी रहती है अपन को, किसी नीचे वालों में तो सारे में रिपीट हो रहे हैं, तो आंसर सारे हो गए क्या, नहीं। सबसे पहले रिपीट कब हुए, खत्म, वो आंसर हो गया अपना पूरा प्रश्न 1900 में।
ऐसे है, समझ गए। तो क्वेश्चन तो शुरू से चले आ रहे हैं, समझ रहे हो। पूरक प्रश्न का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार सबसे पहले दिया गया 1909 के दिन, क्योंकि आगे ना तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक हमने पूछ लिया यार रोटी किसकी खाई थी, देखो इधर पहले 9 में तो मैंने पूछ लिया रोटी कौन सी खाई थी, कौन सा आटा था, इसमें मैंने पूछ लिया मतलब रोटी कितनी खाई थी और कौन से आटे की थी, नो खत्म हो गया अपना काम। क्वेश्चन सही करना अपने को, तो बात इतनी सी है ना। तो ऐसे थोड़ा सा यूँ लॉजिकल सीक्वेंस लगाए करो, ऐसी चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं और यही वो क्वेश्चन है जो गधे घोड़ों में फर्क करते हैं। पूछा जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया, सब लिखेंगे उसको, गधे घोड़े सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ अलग हो जाते हैं गधे घोड़े, सोचने को मजबूर हो जाता है तथाकथित गधा, अरे यार क्या था, और घोड़ा जो है ठक, ये आंसर ये है। ठीक है भाई, चढ़ाई मायने रखती है, चढ़ाई में बताएगा कौन गधा है और कौन घोड़ा है, ये तो ये वो चढ़ाई है, मैदान में तो हर कोई दौड़ेगा। तो समझ के चलो, आ जाओ बाबू मत हो, वाद विवाद देख लिए, प्रश्न। अब देखो क्या थे, अपन अभी चर्चा पे चल रहे हैं, जो मैंने बताया था चर्चा, ठीक है। फिर कानून बनाने का थोड़ा प्रश्न पूरक प्रश्न पूछना है कानून से संबंधित, लेकिन चर्चा में ज़्यादा ही था ये दोनों चर्चा से रिलेटेड है, वाद विवाद और प्रश्न। पहला सेगमेंट देख लिया अपन ने। फिर अपन देखते हैं बजट। ये बजट आज की संसद की तुलना में बता रहा हूँ आपको, चर्चा आ गया, चर्चा में 2 चीज़ याद रखो, एक तो क्या वाद विवाद, भी चर्चा वाद विवाद से ही होती है, बताओ कैसे हुआ उसमें बताओ, फिर बताओ ये क्या हुआ ऐसे, और प्रश्न पूरक प्रश्न। अब आते हैं बजट पे। तो देखो बजट के लिए विस्तार पूर्वक नियम बनाए गए। बजट मतलब ये वार्षिक वर्ड और जोड़ लो इसका कि वार्षिक वित्त विवरण, क्योंकि देखो आज भी जैसे जो अपना आर्टिकल 112 है उसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, उसमें ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड है वार्षिक वित्त विवरण। वार्षिक वित्त विवरण विधान परिषद में रखने से पूर्व एक ऐसी समिति को रखा जाता था जिसकी सदस्य संख्या सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों के बीच आधी होती थी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि बजट बनने से पहले ही डिसाइड करते थे, जिसमें आधे सरकारी और आधे गैर सरकारी। अब देखो गैर सरकारी तथाकथित होते थे ये क्या कि जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन किन से आते थे, वो जो भी अपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज पढ़ी थी, लेकिन चूंकि सरकार से नॉमिनेट होते थे बोलते सरकार की। तो कहने का मतलब वो ये सारे सरकार के ही चेहरे थे, समझने वाली बात ये, लेकिन आए तो सही ना धीरे धीरे। अब इनमें वो तेज तर्रार पीछे अपन पढ़े थे वाक पटुता राजनीतिक कौशल, अब धीरे धीरे आएंगे इनमें राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, तो वो खोलेंगे, CR दास, मोतीलाल नेहरू, वो खोलेंगे इनकी पोल। ये चीज़ समझना हो। स्वराज दल आएगा भी धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट के बाद, ये मतलब स्वराज दल पे नेहरू रिपोर्ट, समझ गए। तो ये ऐसे मनोनीत सदस्य आधी होती थी, तो धीरे धीरे शुरुआत हो रही है ये। फिर क्या है, तो मतलब एक समिति, बजट में क्या देखना, पहले ही समिति होती थी, लेकिन सारे ही उसमें सरकारी होते थे। आज कम से कम मनोनीत गैर सरकारी आया तो सही ना, चाहे माना नॉमिनेट किया आया तो सही यूँ। फिर क्या है, बजट पर सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग नहीं होगी कि रेलवे के ऊपर अपन को 2000 करोड़ 2000 पाउंड खर्च करने हैं, क्या वोटिंग कराएं, नहीं, वोटिंग नहीं होगी। समिति में हमने रख लिया, तुमको समिति में बोल दो, अच्छा लगेगा तो मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये मत समझो कि वोटिंग कराएंगे ऐसे। आज भी देखो अपने वोटिंग बजट जो होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, वोटेबल एंड नॉन वोटेबल, समझ रहे हो। तो उस नॉन वोटेबल को अपन बोलते हैं चार्ज्ड, ऐसे कि उस पर वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। तो देखो ये सारी व्यवस्थाएं वहीं से ली हुई हैं। आज अपन ने 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वहाँ तो पहले तो एक ही टुकड़ा था, वोट नहीं दे सकते आप। अब आप समझो, जैसे मैं बार बार कह रहा था, मत देने का तो अधिकार यार अभी इन सदस्यों को चुनने का नहीं है, मत देने का अधिकार तो सबसे पहले आएगा 1919 में, समझ गए। यहाँ तो है ही नहीं, मत देने का अधिकार ही नहीं है। तो फिर तो यार तुम अभी सदस्यों को ही नहीं चुन सकते, तो बजट के किसी प्रपोजल पे वोट देना तो बहुत दूर की बात है। पहले तुम चुने जनता तुमको चुन लेना एक बार, फिर तुम बजट पे वोट देना चालू करना। तो ऐसे है ये। तो बजट में क्या रखना, एक तो समिति जिसमें आधे सरकारी और गैर सरकारी, मनोनीत को गैर सरकारी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन क्या वह स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग कर सकते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय, अब देखो स्थानीय निकाय में बताया था ना, कौन, कलकत्ता मतलब विश्वविद्यालय हो गए, नगर निगम को 2 पैसा, नगर परिषद को 2, जिला बोर्डों को 2, मांग कर सकते थे। करों में संशोधन, नए ऋण इत्यादि के लिए प्रस्ताव रख सकते थे। ये नहीं कि हम उसके लिए आपको बाध्य कर दें या किसी भी तरह का कटमोशन लिया है जैसे आज होता है,
कटौती प्रस्ताव होते हैं ना अपने टोकन कट, वो इस तरह का टोकन कट, इकोनॉमी कट, किसी भी तरह कट मोशन नहीं ला सकते आप। ऐसे प्रस्ताव दे दो, प्रपोजल दे दो, समझ गए, ये चीजें सारी। तो बजट में अपन को क्या याद रखना है कि समिति बनती थी, आधे आधे होते थे जिसके अंदर, तो जो भी मंतव्य जानना होता था कि सरकारी गैर सरकारी सदस्य क्या चाहता है सरकारी सदस्य से, तो वो ये समिति ने जान ली है। आगे अब तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं, ना तो तुम वोट दे सकते, ठीक है, ना किसी भी तरह का कर को घटाना बढ़ाना है, तो उसमें आप किसी भी तरह का एक कानून संबंधी प्रावधान नहीं करवा सकते। केवल क्या रख सकते हो आप, प्रस्ताव रख सकते हो, और कोई भी धन चाहिए तो उसकी मांग रख सकते हो आप, समझ लो। तो ये दो चीजें याद रखो, मांग और प्रस्ताव, यही लिखा हुआ है, ये दो टिक लगे हुए ना, ये तो ये जो जहाँ टिक लगे हुए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि यार कुछ करने की इनको परमिशन थी। भाई कट में तो लिखा हुआ भाई मत देने का अधिकार नहीं था, कोई बात नहीं, बजट प्रस्ताव मत देने का, लेकिन दो यस लगे हुए थे उसमें। तो ये एक तो मांग सकते हैं, क्या मांग सकते हो, धन मांग सकते हो स्वायत्त शासी संस्थाओं के विकास के लिए। दूसरा था एक यस और था कि करों में कोई कटौती करनी है, ठीक है, या कोई नया ऋण कोई भारत सरकार लेना चाहती है तो उसका प्रस्ताव वो रख सकती है। या भारत सरकार छोड़ो, अपन तो स्वायत्त संस्थाओं की बात करें, कलकत्ता नगर निगम कोई लोन लेना चाहता है कि विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, तो उसका प्रस्ताव रख सकते थे वो, ऐसे, ठीक है ना। तो ये बजट संबंधी आ गए। समिति आ गई, समिति में सरकारी व मनोनीत गैर सरकारी होते थे, और वो विधान परिषद को फिर रिकमेंड करती थी कि बजट क्या फाइनल होएगा। मत देने का अधिकार नहीं था, ये तीन चीज़ें याद रखनी, मत का नहीं था, दो थे, एक धन की मांग, दूसरा कर को घटाना बढ़ाना है या ऋण लेने संबंधी प्रस्ताव रख सकते थे। लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता था, उस गवर्नर का होता था, किसी मांग को माने या ना माने, किसी ऋण के या कर के प्रस्ताव को, मतलब धन की मांग को माने या ना माने, कर या ऋण के प्रस्ताव को माने या ना माने, सब उसकी इच्छा पर डिपेंड। ये हमेशा लिखना अपने को, क्योंकि उसके पास वीटो पावर होती थी, गवर्नर, तानाशाही का जमाना था ये, तो लोकतंत्र थोड़ी था, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे ये धन लिखा हुआ है, ये कर है और ऋण है, धन है, कर है और ऋण, ये लिखा हुआ है डी के आर। डी से धन हो गया, के से कर हो गया और आर से ऋण हो गया, ठीक है ना। और ऊपर समिति है। क्यों ये डी के आर में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को देखो ये चीज़ें याद आनी चाहिए। वहाँ याद नहीं आएगी तो अपन अब बजट पे कितना गोल गोल घुमाओगे आप, आंसर में लिखोगे, 2 लाइन में रिपीट कर दोगे, तीसरी लाइन में क्या लिखोगे, अपन रिपीट कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पेन रुक जाएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज होएगा, जबकि लिखने का बहुत मन कर रहा आपका। तो उसमें ये ऐसे माइक्रो याद आएंगे ना, डी क्या, धन, धन की मांग, कैसे कर और ऋण के प्रस्ताव रख सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, वोट नहीं दे सकते थे। और समिति तो याद रखनी है अपने को, ठीक है। तो दो चीज होगी, पहला अपने देख लिया चर्चा, फिर अपने देखा बजट। अब चर्चा का ये या कानून संबंधी अपने देख लो कि क्या क्या चीजें थी। जन साधारण इंपॉर्टेंट है ना, तो जन साधारण के हितों से संबंधित मामलों की विवेचना के लिए कि निश्चित में बनाए गए सदस्य इन मामलों पर क्या कर सकते थे, मत दे सकते थे। जन साधारण है ना, इसमें देखो अपन ने 1892 वाले में पढ़ी थी कि 6 दिन पूर्व की सूचना देके जन साधारण संबंधी प्रश्न पूछा जा सकता था, है ना। वो यहाँ पे भी लागू था, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, मत दे सकते थे। उससे आगे और बढ़े ना, पहले तो जनसाधारण पे मत का अधिकार नहीं था, बजट पे तो मत देने का अधिकार यहाँ भी नहीं है, ठीक है। जन साधारण के विषय पे मत विभाजन हो सकता था, ठीक है। और वही जो पहले मानव में पढ़ा वो भी यहाँ चलेगा, 6 दिन की पूर्व सूचना के प्रश्न पूछा जा सकता था। दूसरा क्या है कि प्रधान को अनुमति थी कि यदि वह चाहे तो प्रस्ताव के किसी अंश या समस्त प्रस्ताव को बिना कारण बताए आज्ञा न दे, क्योंकि उस पर तो वीटो है हर संदर्भ से। सरकार इन प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य नहीं थी, चाहे वो प्रस्ताव जनता के लिए हो या अथवा किसी वित्तीय विवरण में। भाई गवर्नर के पास तो वीटो है, या गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है, उसका डिस्कशन मायने रखता है ऐसे। तो यहाँ पे अपन को क्या समझना है, एक तो वही प्रश्न पूछ सकते थे, मत दे सकते थे, लेकिन किसी भी प्रश्न या किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था और मानने के लिए बाध्य नहीं थे। ये चीजें याद रखनी है। परंतु कुछ ऐसे भी मामले थे जिनमें सदस्य विवेचना ही नहीं कर सकते थे, मतलब अपने चर्चा पढ़ा ना, आप इन पर चर्चा ही नहीं कर पाओगे। क्या, विदेशी मामले, फ्रांसीसियों को खदेड़ना है नहीं करना है, पोर्तुगीज से क्या डिसीजन रखना है, हम डिसाइड करेंगे। गोवा में बैठे ना पुर्तगाली, बॉम्बे की विधान परिषद नहीं बताएगा पुर्तगालियों से क्या करना है, हम डिसाइड करेंगे पुर्तगालियों से। देशी राज्य, बॉम्बे के अंदर विधान परिषद, बॉम्बे के अंदर ही नागपुर है अपने, भोसले हैं वहाँ के राजा, ठीक है। एमपी मध्य प्रांत के अंदर विधान परिषद, ग्वालियर में सिंधिया बैठा है, हम डिसाइड करेंगे क्या है। गुजरात प्रांत वही बम्बई परिषद के अधीन आ रहा, लेकिन वो बड़ौदा का जो गायकवाड़ है उससे मैं बात करूंगा क्या बात करनी है, समझ गई। क्योंकि देखो देशी रियासत तो थी ही थी, लेकिन प्रांतों के अंदर भी रियासतें थी छोटी छोटी,
जैसे मैंने अभी आपको बताया, समझ गए। और देसी रियासत से राजपूताना थी, ठीक है, वो तो रियासत, देसी रियासत के अंदर ही काउंट होता था पूरा, ऐसे अपन को ध्यान में रखना। तो देसी रियासतों जो संबंध है वो ब्रिटिश भारत डिसाइड कर, कहने का मतलब विदेश में और इंडिजीनियस जितने भी हमारे काम हैं देसी रियासत हम देखेंगे। रेलवे के संबंध में देखो, रेलवे ऐसा इंस्टीट्यूशन था उस समय जो कि लाए थे ब्रिटिशर्स अपने इकोनॉमिक शोषण के लिए, जैसे अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ा, वो तो था ही, लेकिन साथ में रेलवे उस समय सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट था पूरे विश्व के अंदर, इंडियन रेलवे। कि इंडियन रेलवे के आप शेयर्स खरीदोगे तो सबसे अश्योर्ड डिविडेंड, सब एक तो सबसे ज़्यादा अश्योर्ड कि हर हाल में आपको उस पर जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर रिटर्न आपको आएगा, क्योंकि शेयर्स खरीदे थे तो शेयर्स पर आपको डिविडेंड मिलता, लाभांश। तो एक तो अश्योर्ड था और सबसे ज़्यादा था पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दो उस समय तो सबसे ज़्यादा रिटर्न उस समय रेलवे के शेयर्स दिया करते थे, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल दाव पे लगा रखा था, सब कुछ दाव पे, क्योंकि भारतीय रेल बिल्कुल दूरस्थ स्थानों से माल को खींच के लेके आती थी। चाय का बागान देख लो, वो दार्जिलिंग, आज तो टॉय ट्रेन टूरिस्ट के लिए है, अपने शिमला देख लो, अपने ऊटी वाली देख लो, वो सब कहाँ से, ऊपर से बिल्कुल रिमोट एरिया से चाय के बागानों से चाय लाने के लिए बनाई गई थी नीचे, और फिर वो एक्सपोर्ट होती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को फिर उस एक्सपोर्ट से पैसा मिलता था। ऐसे अपने जो बांदी कुई तक चलाई, आगरा फोर्ट से बांदी कुई तक, तो इधर बांदी कुई बयाना के पास वर्ल्ड फेमस नील होती थी, नील, और इधर अनाज होता था अपने करौली, भरतपुर, सवामदपुर वाला, इस अनाज को ले जाने के लिए। राजपूताना में जितना फिर नमक होता था अपने सांबर झील में, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है आज भी सांबर में, आज भी वो PSU है, तो वो जो जितना भी यहाँ पर नमक होता था उसको ले जाने के लिए, नील ले जाने के लिए, अनाज ले जाने के लिए, फिर वर्ल्ड वार वगैरह जैसे होते थे तो राजपूताना से सैनिक ले जाने के लिए ट्रेन से बॉम्बे जाते थे, मतलब आगरा से बॉम्बे, आगरा प्रांत था ना 1836 में बन गया, आगरा से फिर बॉम्बे, और फिर बॉम्बे से आप लड़ाई के लिए कहीं भी जाओगे, ऐसे यूँ, समझ गए। तो ये था रेलवे का महत्व। तो रेलवे पर आप चर्चा नहीं करोगे कुछ भी कि रेलवे पर व्यय तथा ऋण पर ये ब्याज कर दो, है ना, ऋण पर ब्याज इत्यादि, क्या देना है, कितना देना है, और जो हमको लाभांश देना है ना, तुम कुछ नहीं डिसाइड करोगे, क्योंकि हमने ब्रिटिश संसद के अंदर कहा हुआ है सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है इंडियन रेलवे का इन्वेस्टमेंट, इंडियन रेलवे में इन्वेस्टमेंट। तीसरा, निर्णय की कानून के सामने निर्णय के लिए आए प्रश्न, है ना, मतलब कानून के सामने निर्णय से आए प्रश्न संबंधी क्या है कि किसी भी कानून को जैसे चैलेंज किया गया है, तथाकथित जैसे जो भी उस समय कानून बना, तो उस कानून को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये इस कानून का उल्लंघन यहाँ हो रहा है। आप अपनी मांग रखो, डिस्कशन करो, वो बात सही है, लेकिन जैसे मान लो उस समय जैसे मैंने बताया था कि दासता का प्रतिबंध किया गया, 1833 एक्ट था, स्लेवरी इंडिया में बैन की गई, तो एंटी स्लेवरी कानून आ गया, एंटी सती कानून आ गया पहले। तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि कहीं पे जैसे मान लो ब्रिटिशर्स ने कहीं चाय के बागानों में दास रख रखे हैं और तुम बोलो कि ये तो एंटी स्लेवरी जो कानून था उसका उल्लंघन हो रहा है, ये नहीं हो सकता। कानून के सामने निर्णय के लिए आए गए प्रश्न, इन पर चर्चा नहीं होगी। इन पे कब होगी, जब अपन 1935 के अधिनियम में देखेंगे फेडरल कोर्ट की स्थापना होगी, फेडरल कोर्ट बनेगा 1935, वो देखेगा इन सब चीज़ों को कि किस कानून का उल्लंघन हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं था, वीटो पावर है हर तरह से गवर्नर के पास, यूँ उल्लंघन हो भी रहा है ना। तो अभी आया था ना, देखो किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं था, तो आया किसी भी कोई निर्णय करना है ऐसे कानून का उल्लंघन, नहीं, कुछ नहीं, कह दिया नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ये चीज़ है, समझ गए। तो ये ऐसे मामले थे क्या, विदेशी देशी रेलवे और निर्णय, कानून के सामने निर्णय का संबंध, जैसे बोलते हैं ना अपन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको कौन डिसाइड करेगा, उसको उस समय गवर्नर ही करेगा। कलकत्ता का जो था आपने, वो किसके लिए है, वो तो भाई भारतीय जनता जो आपसी झगड़ों में उलझी रहती थी उनके लिए है, वो म्यूचुअल, उनके सिविल पॉपुलेशन, भारतीय जनता, इन सब से संबंधित नहीं है कि जो ब्रिटिश ने कानून बनाया उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और नहीं, समझ गए, ये चीज़ थी। फिर इस एक्ट पे विचार है। तो यहाँ तक अपन ने देखो प्रांतों के अंदर देखा, प्रांतों में अपन ने 2 सेगमेंट 3 कॉन्सेप्ट देख लिए, गैर सरकारी तथाकथित थे, गैर सरकारी मनोनीत होते थे, सरकार की बोलते थे, और निर्वाचन मात्र दिखावा था। जो संस्थाएं थी, विश्वविद्यालय, नगर निगम, नगर परिषद, जिला बोर्ड, और उनके कार्य जैसे क्या थे, चर्चा में अपन ने वाद विवाद कर सकते थे, पूरा प्रश्न पूछ सकते थे। बजट के संदर्भ में क्या देखा, समिति थी, फिर मत का नहीं था, और फिर DKR था, धन की मांग रख सकते थे, करों के अंदर या ऋणों के अंदर संशोधन का प्रस्ताव रख सकते थे, DKR। फिर जनसाधारण संबंधी पूछ सकते, मत दे सकते, लेकिन प्रश्न पूछ सकते थे 6 दिन की पूर्व सूचना की, लेकिन किसी भी प्रस्ताव या प्रश्न को वो खारिज कर सकता था, और निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं था विधान परिषद के। कुछ जुरिडिक्शन में नहीं थे विधान परिषद के, विदेशी देशी रेलवे और व्यय निर्णय, कानून संबंधी निर्णय, ठीक है।
ये तो ये अपन ने पढ़ा। फिर अपन देखते हैं ये एक्ट पर विचार, कि देखो ये विचार क्या थे। विचार मतलब ये जो भी आप लेके आए हमारे सामने, क्या ये सही था, ये क्या गलत था, तो इस पर कुछ विचार है। ये विचार देखो क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि आलोचनात्मक विवेचना करें 1909 के अधिनियम की, ये उसमें मदद करते हैं अपनी। तो एक बार पढ़ो समझो, फिर अपने आप ये याद होंगे। क्या है, राजनीतिक प्लस राजनीतिक सिद्धांत जो है उससे सिविल, राजनीति प्लस सिविल सेवा लिखा हुआ है। तो राजनीति और सिविल सेवा में जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत पृथक निर्वाचन मंडल के माध्यम से आकांक्षा की मांग मानी, तो राजनीति में तो दिया सेपरेट इलेक्टेड, और सिविल सर्विस में पॉपुलेशन से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया, वो गलत था। मुसलमानों को राजनीति में न केवल पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व सेपरेट इलेक्टेड बताया कल सारा दिया, अपितु उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए सिविल सेवा में उन्हें अपनी संख्या से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व दिया। और ये किसका हिस्सा था, ये डिवाइड एंड रूल का हिस्सा था, ये डॉक्टर पॉलिसी। डीआर क्या है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत। दूसरा, देश में अन्य धार्मिक इकाइयां इस अन्याय को कैसे सहन कर सकती थी, उनमें से कुछ ने साम्राज्य की अधिक सेवा, साम्राज्य की अधिक सेवा करने का दावा किया। कि जैसे मुस्लिमों है ना, आए थे आगा खां के नेतृत्व में मोल्डे से, मतलब मिनटों से मिले आगा खां के नेतृत्व में, ये 1817 का विद्रोह हमने नहीं किया था, वो तो तत्कालीन शासक मुस्लिम का हम किया था। ऐसे और भी मिले, ठीक है। उनमें सबसे पहले थे अपने सिख। देखो ये लिखा हुआ है, सिखों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और 1919 में उन्हें मिला इन सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सिख ये बोले, अरे सर रणजीत सिंह था आपके, हम नहीं थे, धड़ों में बट गए, ऐसे है ना। तो वो जो रणजीत सिंह जो भी देशभक्ति थी वो सब भूल गए, वह अपने स्वार्थ के लिए। तो वो चीज़ थी, क्योंकि आप उसमें देखो सबको लग रहा था अच्छा कि हम ब्रिटिशर्स का हिस्सा बने, क्योंकि भाई पहले कौन थे, पहले राजा हुआ करते थे जैसे मुगल काल के अंदर। अब तथाकथित राजा कौन हो गए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई राजा, यूं समझ गए। सिखों को मिला, अन्य जातियों के लिए भी ये हरी झंडी थी, ठीक है। अब देखो क्या, इस प्रकार हरिजन, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय तथा एंग्लो इंडियन को भी 1935 में मिला। देखो 1909 के अंदर सिर्फ मुस्लिम्स को मिला, 1919 के अंदर ये सिख्स आ गए, और फिर उसके बाद 1 2 3 ये 4 और आ गए। सबसे पहले हरिजन है ना, अपन देखेंगे कि कॉमनवेल्थ अवार्ड के बाद जब 35 का अधिनियम पारित हुआ उसमें कैसे हुआ। फिर ये तीनों एक ब्रैकेट बनाओ इसके ऊपर, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये टोटल 6 हो जाएंगे 35 तक। इन 6 को अपन को याद कैसे रखना, आप याद रखो। देखो 3 तो है भारतीय, एक तो है मुस्लिम, एक आया सिख, और एक अपन ये देख रहे हैं हरिजन, 3 आ गए। और 3 ही होंगे जो तथाकथित विदेशी हैं। क्या, सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन, मतलब ऐसे थे तो बाहर की, भारत में आकर रहने लगे तो क्रिश्चियन। फिर ये है यूरोपियन, इंडियन यूरोपियन है ना, ये यूरोपियन मतलब जो भारत में आके रह रहे थे। अब देखो ये यूरोपियन क्या है, यूरोप का मतलब पूरा यूरोप, ऑलमोस्ट 27 देश हैं आज की तारीख में उसमें। तो ये पुर्तगाली, ये जो फ्रेंच, ये वो लोग हैं, ये है ना। मैंने बताया था कि टोटल 5 यूरोपियन कंपनीज थी जो भारत में आके बसी, PDEDF बोलते हैं उसको अपन, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच। तो ये इंग्लिश ही तो थे जो थे, बाकी जो 4 सारे यूरोपियन थे, यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनियाँ। तो ये थे यूरोपियन, पुर्तगाली, डच और इंग्लिश तो ये खुद ही है, डेनिश और फ्रेंच। पुर्तगाली पुर्तगाल से, ये डेनिश जो है पोर्तुगीज, डच थे ये नीदरलैंड से, नीदरलैंड द हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये डच। फिर इंग्लिश, ये डेनिश, ये डेनमार्क से थे, डेनमार्क, कोपेनहेगन डेयरी के लिए जाना जाता है अपने, ये डेनमार्क है। तो दोनों DD में कंफ्यूज मत हो। डच का मतलब है नीदरलैंड, डचीज बोलते हैं, ठीक है। बेनुलक्स देश पड़ते हैं अपन, धीरे धीरे छोटे छोटे देश हैं अपने पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में, बेनुलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, तो ये नीदरलैंड है। डच, इंडोनेशिया है ना, जैसे अपन ने भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी पाई, ऐसे इंडोनेशिया ने आज़ादी पाई थी डचों से, ऐसे वियतनाम में आज़ादी पाई थी फ्रांस से। भाई ये बाद में बंटवारा कर लिया गया, ये 5 आए ना इंडिया के अंदर, तो ये इंग्लिश सफल हो गए, समझ गए। ये पुर्तगाली ये थे, ये तथाकथित गोवा और अरेबियन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और अफ्रीकन में। डच जो गए ये इंडोनेशिया में चले गए, भारत से आगे। इंग्लिश जो थे ये भारत में रह गए। ये डेनिश जो थे ये तथाकथित अपने फिर वापस यूरोप में ही रहे, इन्होंने कहीं ज़्यादा सत्ता नहीं फैलाई। फ्रांसीसी जो थे ये वियतनाम के अंदर गए, वियतनाम ने जो सिविल वार हुआ है वियतनाम के अंदर, ह्यूचिमिन, तो इन फ्रांसीसियों को खदेड़ा। फिर फ्रांसीसियों के समर्थन के अंदर उतर आया था ब्रिटेन, और ब्रिटेन के समर्थन में उतर आया था अमेरिका। वो फिर वो वियतनाम वार जो है बाद की, वो चीज़ अपन बाद में देखते हैं, कोल्ड वार में, है ना। तो यहाँ तक ये थे, मैं बताना चाह रहा था यूरोपियन, तो क्रिश्चियंस आ गए, यूरोपियंस आ गए, और तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एंग्लो इंडियंस।
एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन क्या, जो पिता के रूप से यूरोपियन से जुड़े हुए थे, मतलब जिनकी किसी भी रूप से फीमेल, भारतीय फीमेल से शादी हुई है ना, फिर जो उनकी जो भी संतानें थी उनको एंग्लो इंडियन बोला गया। मतलब पिता के रूप में वो यूरोपियन थे और माँ जो थी वो इंडियन थी, उनकी ये संतान ही है। एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति नहीं था, व्यक्ति तो खुद यूरोपियन है ना। कोई पुर्तगाली आया, भारत में बस गए, भारत में शादी कर ली, फिर जो संतान हुई वो एंग्लो इंडियन कहलाई। तो लोकसभा में अपन देख रहे थे 2020 तक था 2, वो हटा दिया गया। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। तो 3 ये बाहर के क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, मतलब इनमें सब में आप लिख लो इंडियन यूरोपियन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एंग्लो इंडियन, ये संतान, ये दोनों तो, ये तो ओरिजिनल व्यक्ति हैं, ये इनकी संतान है एंग्लो इंडियन। ऐसे तो 3 और 3 ऐसे याद रखने पर कुछ है। बात चालू होगी मुस्लिम, देन सिख, देन हरिजन, फिर क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन। संतान लास्ट में आएगी तो एंग्लो इंडियन लास्ट में। क्या है, देखो ये जितने भी फैक्ट होते हैं ना, इनमें एक साइंटिफिकनेस होती है ना। हिस्ट्री की खास बात ये दिखता है फैक्ट के रूप में, लेकिन उसमें एक वैज्ञानिकता होती है। तो जब अपन पढ़ते हैं तो अपन क्या इसको बोरियत से पढ़ते हैं कि यार ये एक ही तो दिख रहे, नहीं। अब देखो बोर्ड मैंने आपको बताया ना क्या साइंटिफिकनेस है, तब वो जाके वो फैक्ट आपके दिमाग में घर करता है। ऐसे नहीं कि अपन उसको सटा सटी में रटें ये चीज़। अब ज्योग्राफी वगैरह जैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें वो साइंटिफिकनेस वो मैप में ही दिखती है अपने को, लेकिन यहाँ दिखानी पड़ती है साइंटिफिकनेस, तब वो अपन को, क्योंकि हर सब्जेक्ट है अपने आप में वो पूरा साइंस के रूप में बैठा हुआ है। एक उसमें फ्लो है, एक लॉजिकल फ्लो है, एक साइंटिफिक फ्लो होता है चीज़ों में। अभी जैसे मैंने मत का नहीं बताया, आपने जैसे देखा धीरे धीरे ये चीज़ चालू हुई फिर बढ़ती गई, तो साइंटिफिकनेस है कि नहीं चीज़ों में, समझ गए? तो ये चीज़ें आ गई। अन्य जातियों को मिला, तो ये जो धीरे धीरे जो चालू हुआ ना, चालू मुस्लिम्स में हुआ था, 1 से चालू हुआ था और तुम तो कहाँ 6 तक पहुँच गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये कैसे होता है कि जैसे भाई मुंह के अंदर पहले 1 दांत उगता है, फिर 2 उगते हैं, 3 उगते हैं और फिर वो बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, तो अपने तो जैसे अपन देखते हैं 32, लेकिन जैसे अपन कुछ जैसे देखते हैं कि अपन जैसे अभी आगे तुलना आएगी, ड्रैगन के दांत से तुलना की जाएगी, ये लिखा हुआ ड्रैगन टीथ, तो उसके मुंह में तो अनगिनत दांत होते हैं, पता नहीं और कितने उगेंगे। तो ये, और वो विषैली होते हैं, पॉइजन होता है उनके अंदर। तो इसका कहने का मतलब ये है, ड्रैगन टीथ जब बोलेंगे ना तो 1 से चालू हुआ था और वो दांत ऐसे बढ़ते ही गए, और सारे दांत वो जहरीले थे। 2 चीज़ें, 2 खास बात थी ड्रैगन टीथ की। एक तो संख्या ही निश्चित नहीं थी, यार पता नहीं तुम कितने बढ़ाओगे आगे, ये तो 47 में चले गए, नहीं तो पता नहीं और कितने मिलते हैं। दूसरा कि जितने भी दांत हैं, चाहे 1 है चाहे 6 हैं, सारे के सारे क्या हैं, पॉइजनस हैं, वैसिल हैं, उनमें अमृत नहीं निकलेगा, उनसे विष निकलेगा। तो ये चीज़ है ना। तो ये वो 6 दांत अपन ने देखे। फिर अपन देखते हैं, अब देखो अब ये विष संबंधी बात आएगी, इसी को अपन जो सांप्रदायिकता होती है, कम्युनलिज्म जो होता है, उससे अपन धीरे धीरे जोड़ेंगे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा उन्हें क्या कर दिया, शेष भारत से अलग कर दिया। ये तो चाहते थे डिवाइड एंड रूल, अलग हो जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम सुनेंगे तुम्हारी। एकत्व तथा मिलने की ओर किए गए सभी प्रयास, एकत्व मतलब मिलकर रहेंगे। राजनीतिक तथा सामाजिक मंडल का वातावरण क्या हो गया, राजनीतिक तथा सामाजिक, राजनीतिक वही विधान मंडलों के अंदर आ रहे थे, लेकिन अब अपने हित की बात करते थे। कांग्रेसी अगर कुछ बोलेगा तो उसके अगेंस्ट बोलेगी मुस्लिम लीग, चाहे वो बिल्कुल सही हो, मुस्लिम को पता है कि मैं गलत बोलूँ, लेकिन नहीं, हमको सरकार की आवाज़ है, सरकार ने दिया, मैं प्रतिनिधि, कांग्रेस ने नहीं दिया है। सेपरेट लेटर किसने दिया, 1909 के अधिनियम ने दिया, किसने बनाया, ब्रिटिश संसद ने बनाया, उसकी बोलेंगे हम। शताब्दियों से बनाई गई राष्ट्रीय एकता एक ही चोट में क्या हो गई, समाप्त हो गई, एक ऐसे रोग की तरह जो सारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। के मुंशी ने कहा, इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। अब देखो मुस्लिम लीग हमेशा, अब धीरे धीरे ये मार डाला ना भाई, ये समझ लो मैंने उस दिन पहले ही बताया था, ये नींव पड़ चुकी है 1947 के भारत विभाजन की। क्वेश्चन आता है कि भारत के विभाजन के लिए ना नेहरू जिम्मेदार था, ना जिन्ना जिम्मेदार था, उसके लिए ब्रिटिशर्स की स्वार्थ हितता जिम्मेदार थी। ये स्टेटमेंट वैसे जवाहरलाल नेहरू का है। ये पूछते हैं क्वेश्चन में, कैसे, ये ऐसे बोल दिया आपने ड्रैगन के बीच, यही है देखो, अलग कर दिया शेष भारत से, जो मिलने की जितनी भावना थी उन सबको उलट दिया, दूषित कर दिया, एक ही चोट में सारी जो राष्ट्रीयता एकता की भावना थी उसे खत्म कर दी। एक ऐसे रोग पैदा हो गया जो धीरे धीरे, आप यहाँ लिख लो, जो कैंसर में तब्दील हो गया, अल्सर। पहले छोटी सी बीमारी के रूप में देखा गया, फिर वो अल्सर बन गया, पूरी बॉडी को स्पॉइल कर दिया। ऐसे उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। इसी के बारे में फिर लॉर्ड मॉर्ले ने क्या देखो, ये क्या था, अपन पढ़ रहे हैं मॉर्ले मिंटो सुधार, है ना, मिंटो मॉर्ले नहीं है। तो ये मॉर्ले कौन था, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था।
ठीक है, और तथाकथित लिबरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था, उदारवादी शुरू में नाम बताया था। तो इसने बोला मॉडले ठीक कहते थे, जब उन्होंने लॉर्ड मॉडले ठीक थे जब उन्होंने मिंटो को लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत ड्रैगन टीथ बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये जो मैंने बताया ड्रैगन टीथ में पहले एक दांत था, अब 6 हो गए, लेकिन कहाँ तक रुकेंगे ये भी पता नहीं, आगे बढ़ेंगे ना। 1919 के अंदर केवल सिख, फिर वो 4 और आ जाएंगे, हरिजन, और वो 3 अपने देखे क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन, ऐसे। तो ये था। अब देखो एक तो 2 चीज़ें हैं, एक तो इसको अपन को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये नाक के दांत, तो नाक से तो क्या मतलब है वैशिला, और ये दांत से क्या मतलब वो धीरे धीरे वो बढ़ते गए ना, एक एक को आपने दिया, ये ऐसे एक्सप्लेन होगा। और बेटे की क्वेश्चन पूछते हैं ये कथन किसका है, ये मोरले का है या मिंटो का है। अब भाई और कोई नाम आएगा तो उसमें तो आप हटा दोगे नाम कि मान लो जैसे मान लो बर्कनहेड का नाम है या पैथिक लॉरेंस का जैसे नाम आगे और आएंगे अपन पढ़ेंगे, या साइमन कमीशन अपन देखेंगे बिटले आएगा, तो वो सब नाम है वो तो अलग कर देंगे। जहाँ आके आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे वो 2 नाम कौन से होंगे, या तो मॉर्ले होगा या मिंटो होगा। लिख रहे हो, देख रहे हो ना आप, लॉर्ड मॉर्ले ने ठीक ही कहा जब उन्होंने मिंटो को लिखा, तो लिखा किसने और लिखा किसको, मिंटो को। तो बस यही ब्यूटी है इस क्वेश्चन की, ये ड्रैगन के दांत फलाना ढीमका ये सबको याद होता है, और मॉर्ले मिंटो भी याद होता है ना, क्योंकि ये डेवलपमेंट बहुत अपने आप में बड़ा था सेपरेट इलेक्टेड वाला, लेकिन ये ध्यान देना था। तो किसने किसको कहा, मॉर्ले ने मिंटो को कहा। पहली बात तो ये भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिखेगा किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिखेगा गवर्नर को। गवर्नर की तो इतनी हैसियत नहीं थी ना कि इतनी बड़ी बात गवर्नर बोल देगा पिताजी को। पिताजी बोल सकते बेटे को तूने सही नहीं किया, बेटा बोल देगा पिताजी को तुमने सही नहीं किया, गड़बड़ है कि नहीं। लॉजिकल सोचो, फिर भी सोचो आप कि नहीं सर आजकल के बेटे बोल देते हैं, आप क्या जानते हो, आप जानते ज़्यादा, फिर भी आप ठीक है आप जानते, कोई बात नहीं, मैं और जतवा देता हूँ। अब देखो यहाँ मॉर्ले है, यहाँ मिंटो है, ठीक है। तो अब इस ये यहाँ दिख रहा है नाग, तो नाग दिखते क्या अपन उसको बोलते हैं कि आप मुझे डस ले, फटाफट क्या बोलते हैं अपन कि उसको मार दो। तो ये मार किस में आ रहा है, ये खत्म। अपन को तो क्वेश्चन से मतलब है कि ये किसका कथन है कि हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं, कथन किसका है, मारने का है। नाग है मारना, मारने से मार, मार से मोड़ ले, खत्म हो गया अपना काम। और मोड़ ले ने किसको कहा था, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू को नहीं, तत्कालीन गवर्नर जनरल मिंटो। और इसलिए अपन बोलते हैं मॉडले मिंटो सुधार 1900। समझ गए। तो अब देखो क्वेश्चन चीज़ कितनी छोटी सी लगती है, हाँ ड्रैगन टीथ पता है मुझे, अब एग्जामिनर ने नींद उड़ा दी वहाँ, यही एग्जामिनर होता है। अब एग्जामिनर ये नहीं पूछता, 2 तरह का एग्जामिनर, या तो यूँ कलिस्ट पूछता कि मुझे तो ये बताओ कि मॉडले ने ये बात मिंटो को लिखी ना, ये किस लेटर में लिखी हुई थी, उस लेटर की दिनांक क्या थी, वो नहीं है एग्जामिनर। एग्जामिनर वो है जो छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल वेल नोन क्वेश्चन पूछे, छोटे से मतलब बिल्कुल वेल नोन चीज़, बहुत छोटी चीज़ पूछे, वेल नोन चीज़ पूछे, लेकिन उसी में 99% स्टूडेंट सोचने को मजबूर हो जाए, है ना। तो उसमें ये कथन किसका है ये किसने किसको कही थी, मिंटो ने मॉडले को कही थी या मॉडले ने मिंटो को कही थी। और मॉडले कौन था और मिंटो कौन था, मॉडले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, समझ गए। तो ये चीज़ इसके अंदर है। फिर अपन आगे देखते हैं कि लॉर्ड मॉडले वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जब भी कभी आए ना मॉडले लिखो ऊपर SOSI, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 का एक 1958 का आज़ादी हो गया था। लॉर्ड मॉडले ने ब्रिटिश संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत किया है ना, किया था। तो उसने ये पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि उसकी भारत में संसदीय प्रणाली स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं है। वो तो डिवाइड एंड रूल के तहत तोड़ना चाहते थे। याद करो क्यों पारित किया, 2 को अपनी तरफ मिलाना है, कांग्रेस का वो संयत मार्गी और ये मुस्लिम, जिससे कि हमारा भारत में जो स्थायित्व है वो सुनिश्चित कर सकें। उदारवादी तथा रूढ़िवादी दल के लोगों ने लॉर्ड मैकॉले पहले क्या वो लॉ मेंबर 1833 के इस विचार से प्रकट की कि भारतीय संसदीय व्यवस्था के योग्य ही नहीं है। आप ये कंफ्यूजन मत पैदा करो कि हम मुस्लिम्स को दे रहे रिप्रेजेंटेशन उनको योग्य बनाने के, भारतीय तो योग्य ही नहीं है, हम तो शोषण कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल, तो चिंता मत करो तुम। 1909 के अधिनियम ने अंग्रेजी सरकार की हितकारी निरंकुशता बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म के रूप में परिवर्तित कर दिया, परंतु विधान परिषद अभी भी राजा के दरबार के समान ही थी, संसद नहीं थी। देखो ये क्या है, पहले तो ये हितकारी निरंकुशता पढ़ो, समझो। बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म, देखो डिस्पोटिज्म तो क्या होता है, ये निरंकुशता बता रहा हूँ। पहले निरंकुश तो मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सही है,
तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ सही है और उसमें दिमाग मत लगाओ। ये तो होती निरंकुश, जो वो डेस्पोट, जैसे हिटलर है नहीं, माओ हुए ही हैं, आपने स्टालिन लेनिन देखते हैं अपन, तो वो सब क्या थे, वो निरंकुश थे। मैंने जो बोल दिया, हिटलर ने जो बोल दिया वो बिल्कुल सही है, कोई नहीं बोलेगा, निरंकुश, डेस्पोटिक, ठीक है। और फिर आता है हितकारी या बेनिवोलेंट, कि मैं जो बोल रहा हूँ ना सही है, वो तुम्हारे हित में ही है। मैं बोल रहा हूँ कि जर्मनी बेस्ट, नाजी ये जो हैं, बाकी सबको ख़त्म कर दो यहूदियों को, ये तुम्हारे हित में। पहली बात तो मैं सही बोल रहा हूँ, चैलेंज करने का तुम में हिम्मत ही नहीं है, और दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ है बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, हितकारी निरंकुशवाद। तो आया ना कि गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति थी, ऊपर मैंने बताया था, उसको डिस्क्रिशन था, उसको वीटो था, तो डेस्पोटिज्म। और ये वीटो तुम्हारे ही हित में, क्योंकि अभी तुम इंडियंस को नहीं पता, तुम तो योग्य नहीं हो संसदीय प्रणाली के, तुमको नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, तुमको नहीं पता कि जो तुमने प्रस्ताव दिया है ना कि वो DKR धन की मांग कर रहे हो, कर और ऋण की तुम मांग कर रहे हो, वो तुमको नहीं पता, वो गलत है। हमें पता है, तुम तो संसदीय व्यवस्था के योग्य ही नहीं हो, तो मैं निरंकुश हूँ लेकिन तुम्हारे हित में हूँ, ये है। फिर आगे लिखा हुआ विधान परिषद जो है ना, राजा के दरबार के समान ही बनी रही। तो राजा के दरबार में क्या होता था, सामंत आता था, बोलता था कि हुक्म ऐसे ऐसे हुआ है, फिर राजा को ठीक है तेरी सुन ली ना, अब लेकिन तू बोल रहा हूँ सही नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। संसद नहीं थी, संसद में तो क्या होता है, मेरिट पे कोई चीज़ देखी जाती है कि सही है या नहीं है, वो होती है संसद तो। लेकिन यहाँ संसद नहीं, वो राजा का दरबार था, तो राजा क्या था, निरंकुश था, और राजा यही बोलता था तुम्हारे हित में बोल रहा हूँ मैं, तू आज नहीं समझेगा, तेरी आने वाली पीढ़ियाँ समझेंगी। ये चीज़ समझ गए। तो ये अपन को लिखना है बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, है ना, बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म के रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन ये बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म था, ये वो राजा वाला था, ये संसद वाला बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म नहीं था। समझ गए। अब जैसे मैंने हिटलर का एग्जांपल दिया, तो हिटलर सही कहता था जो कहता था, उसको लगता था मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन पूरा जर्मन जो एक नस्ल थी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था उसने, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ये ध्यान रखनी, ये योग्य नहीं है। मतलब मॉडले ने बोला संसद में कि भारत में संसदीय व्यवस्था नहीं ला रहा हूँ, भारतीय तो योग्य ही नहीं है यार, तुम संसदीय व्यवस्था लाने की बात कर रहे हो, हितकारी निरंकुशवाद के अंदर बदल दिया। लेकिन आज भी जो है गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी वो राजा के दरबार के समान थी, जहाँ सब अपनी अपनी राय रखते थे, लेकिन अंतिम निर्णय कौन देता था, राजा देता था। सामंत आके बोल के बड़बड़ा के चला जाता था, मंत्री यूं ही बड़बड़ करते रहते थे। जैसे अपन अशोक की देखते हैं, वो मौर्य सम्राट अशोक, उसकी थी मंत्री परिषद चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन कुछ नहीं, महमूद। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन अपन ने देखा, मुगलों का देखा अपन ने, एक नहीं दीवाने अर्थ दिखा, बलबन बोलता हुआ दीवाने अर्थ कुछ भी, लेकिन सम्राट सुल्तान इंपॉर्टेंट है, जो बोल दिया वो खत्म, लास्ट है वो, ठीक है। तो विधान परिषद दरबार के समान थी, माने या नहीं माने राजा पे डिपेंड करता। या तथाकथित जो ये हितकारी निरंकुशवाद बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म का जो रक्षक है गवर्नर या गवर्नर जनरल, वो डिसाइड करेगा। ये BD लिख लो इसके ऊपर, BD जत्ती नहीं है लेकिन BD से क्या याद रहेगा, बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, हितकारी निरंकुशवाद, ये लिखा हुआ है। हीना लिख लो आप तो, बस हीना से वर्ड याद रहेगा, मेहंदी हीना, हितकारी निरंकुशवाद, बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म। फिर क्या है, 1909 के अधिनियम से प्रभाव तो मिला लेकिन शक्ति नहीं। विधान परिषद में हम चुन के तो आए, तो हमारा प्रभाव तो बड़ा ही नो डाउट, लेकिन शक्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम मनोनीत थे। तो बताया था ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट यूँ। इससे शासन का उत्तरदायित्व एक अन्य लोगों के वर्ग पर डाला गया। शक्ति एक अन्य वर्ग के ऊपर, मतलब देखो ये आएगा धीरे धीरे, अपन उसमें पढ़ रहे हैं, पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। शक्ति पावर तो एक अन्य वर्ग के पास थी, गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सह परिषद गवर्नर जनरल, मतलब कार्यकारिणी के साथ गवर्नर, उसके पास तो पावर थी। और उत्तरदायित्व किन के पास था? गवर्नर जनरल इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, सह परिषद विधान परिषद गवर्नर जनरल। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके पास थी, लेकिन पावर किधर थी? उधर थी। तो दो धड़े बन गए था ना। ये गवर्नर जनरल का मैं हमेशा ये बनाया ऐसे, ये गवर्नर जनरल, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके पास थी पावर और इसके पास थी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये शक्ति है, ये उत्तरदायित्व। अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा आगे। 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें डायरेर की आएगी, तो उसमें यही आएगा सारा। इधर थी पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी और इधर थी रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। ये समझ गए? इससे शासन का उत्तरदायित्व एक अन्य लोगों पे, ये शासन का, इधर देखो, शासन का उत्तरदायित्व एक अलग लोगों पे और शक्ति एक अन्य लोगों के, एक अन्य वर्ग के द्वारा भोगी गई। उत्तरदायित्व यहाँ डाल दिया और यहाँ शक्ति का उपभोग यहाँ कर रहे हो। चेक एंड बैलेंस। क्योंकि भारतीय तो भाई योग्य ही नहीं है संसदीय व्यवस्था के,
मैकॉले का स्टेटमेंट, ये देखो, ये याद रखना, देखो ये स्टेटमेंट बहुत मदद करते हैं आगे। कर आपने कॉर्नवालिस हर भारतीय भ्रष्ट है, मैकॉले संसदीय व्यवस्था की योग्य नहीं है। ये धीरे धीरे जब नेशनल मूवमेंट क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वहाँ काम आते हैं। फिर ये आ गया शक्ति मिली। इससे ऐसी परिस्थिति आ गई कि विधानमंडल एवं कार्यकारिणी के बीच कटुता बढ़ गई। विधानमंडल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव के बीच कटुता बन गई। वो बोलता तुम काम नहीं करते, वो बोलता तुमने हमें शक्ति नहीं दी, मैं काम कर। एग्जीक्यूटिव तो बोले कि मंत्री जिम्मेदार है जो कुछ भी हो रहा है, मंत्री बोलता है यार जिम्मेदार माना मैं हूं, लेकिन मुझे शक्ति तो थी इसमें कुछ काम करा पाऊँ। और अंग्रेजी सरकार तथा भारतीय समुदाय के बीच क्या हुआ, वैमनस्य बढ़ता है। अंग्रेजी कौन थे, अंग्रेजी सरकार, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल। भारतीय कौन थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ रहे थे, वही विश्वविद्यालय, नगर निगम, नगर परिषद, जिला बोर्ड, और ये सिविल सेवक, है ना। आज भी देखते हैं, खाई आज भी आपने, जैसे आप देखो जिला कलेक्टर होगा, ये जो सेक्रेटरी होते हैं तथाकथित मंत्रियों से हमने आपको उच्च दर्जे से देखते हैं। और फिर ये चलता है। कई जो अच्छे होते हैं, दूरदर्शी होते हैं सिविल सेवक, वो गाड़ी घोड़ा लेते हैं, तालमेल से चलाते हैं, और कई होते हैं उनमें खींचता नहीं होती रहती है। मंत्री ने फाइल भेजी, सेक्रेटरी उसको टर्न डाउन कर देता है। यूँ समझ गए। तो ये था। फिर आगे अपन देखते हैं कि जनतंत्र की चुनाव प्रणाली तो लागू कर दी गई, है ना। अब लेकिन देखो यार, चुनाव ये क्या था, ये मनोनयन वाला था। मनोनयन वाला चुनाव तो आएगा 1919 में। चुनाव प्रणाली तो लागू कर दी गई, परंतु उसी समय सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था जो कि जनतंत्र विरोधी थी, वह भी लागू कर दी गई। फिर आर कोपलैंड का क्या कथन है कि 1861 में प्रारंभ हुए संवैधानिक विकास को 1909 के अधिनियम ने प्रतिनिधि सरकार की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया। दहलीज मतलब चौखट। अब अपन चौखट से क्या होता है, आगे पूरा कमरा स्टार्ट होता है, समझ रहे हो। तो ये बिल्कुल संवैधानिक विकास की दहलीज पे आ गए अपन। इसके आगे और डेवलपमेंट होंगे। आगे कैसे होंगे, आज में आप ब्रैकेट में लिख लो भाई। दहलीज का मतलब क्या होता है, कमरे की चौखट है। आगे मतलब पूरा एक नया अपन को संसार मिलेगा, कमरा मिलेगा। तो ये क्या है, देखो ये 19 से 19 के अधिनियम के अंदर 2 लिख दो आप। ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर आएगी, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान सभा। आगे ना दहलीज तक लिया है, आगे तो बढ़ा है। ये था। तो देखो यहाँ 1861 लिखा हुआ है। तो देखो 1861 के अंदर क्या कहानी थी, मैंने आपको बताया था। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन तो खत्म कर दिया गया, लेकिन देखो क्या था इसमें, बताया था 6 टोटल आपने देखे थे 1861 के अंदर टोटल जैसे रहे 6 इधर थे, 6 इधर थे, ठीक है, 12 है ना, 6 इधर रखे। ये सारे क्या थे, ये मनोनीत थे, जिन्हें कौन करता था, गवर्नर जनरल। ये था उसके अंदर। फिर अपन ने देखा 1892 के अंदर फिर वापस डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, आने लगे, निर्वाचन से आए, लेकिन वो अपन जैसे देखते हैं कि था सारा क्या भाई, इधर थे ना मिनिमम 6 मैक्सिमम 12, ये उसका ट्रांजेक्शन। अपन जब उसमें देखते हैं 1892 के अंदर, तो ये हो गए थे 10 और 16 ये। फिर 1909 के अंदर आते हैं अपन, तो ये हो गए 60। ये है अपने 1861, ये है 1892 और ये है अपने 1909, ऐसे है। और 1853 में जैसे जो था वो तो टोटल 6 ही थे, और वो सारे सरकारी थे, सुप्रीम कोर्ट का जज, अदर जज और 4 प्रांतों से, ऐसे। तो ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे 1861 में 6 और 12, तो 12 का डिवीज़न था ये। तो 1861 से जो चालू हुई, इसके अंदर ये 6 मतलब प्रांतों से आ रहे थे, तो जो चालू हुई है वो चीज़, तो 9 में दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया ये, क्योंकि उससे आगे फिर 1919 में 2 आए। ऐसे ही ये टूटती है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, धागा उलझने से पहले सुलझा हुआ रहता है, ये भी सुलझा हुआ है। बार बार बनाओ टेबल, क्या दिक्कत है, अपने आप याद होगी, हर में 6 आ रहा है। यूँ 1861 में आएगा मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन 6 आएगा। 53 में 6, 68 में 61 में 6, सॉरी 61 में 6 और 12, 1892 में 6, 10 और 16, 6 आ रहा। 90 में 6 ये, 19 में भी 6 आएगा, 60 और 145 देखेंगे अपन, ठीक है। ये चीज़ ये कोपलैंड का था। फिर अपन देखते हैं, ये मैंने बताया ये लाइन पहले जब अपन कल पढ़ रहे थे, जब 1909 के प्रोविजन देखे तो उसमें आया था, भिड़ते ही राजनीति और प्रशासन में भारतीयों का सहयोग बढ़ा। तो मैंने बताया था कि भाई वहाँ गृह सरकार, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो परिषद थी, उसमें 2 भारतीय आए, कौन, के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। और गवर्नर जनरल जो था भारत में, उसकी कार्यकारिणी के अंदर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पहला भारतीय आया, जो कौन था, SPS सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर नहीं है, कल भी बताया था मैंने, है ना। आप सत्येंद्र, क्योंकि देखो सत्यमेव जयते दोनों में,
सत्यमेव जयते उधर भी था, सत्यमेव जयते इधर भी है, ठीक है ना। लेकिन फिर मैंने बताया था कि जो सत्यमेव जयते सीन में आया, सीन में मतलब जो कार्यकारिणी के अंदर आया वो ये सीना थे, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर था नहीं थे, मतलब वो सीन में नहीं आए ऐसे। और मैंने बताया था बने कब 1863 में। और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसरॉय कार्यकारिणी के में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे कार्यकारिणी में। ये कब, इनका जन्म कब था, 1863 का। और जबकि वो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे वो सबसे पहले ICS थे, वो ICS कब बने थे, 1863 में। तो सीनियर ये थे, लेकिन बताया इन्होंने फिर रिजाइन दे दिया था सिविल सर्विस से, ठीक है। तो ये देख जब आए कि पहला भारतीय कार्यकारिणी का सदस्य कौन, उसमें बिड़ते लिखा रहता है सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो स्टूडेंट ऑफ फिर वो कॉमन सेंस लगा था, कम पढ़ के आते तो कॉमन सेंस ज़्यादा लगता है। वो क्या लगा था दिमाग, अच्छा पहला ICS सत्यमेव जयते सत्येंद्रनाथ टैगोर, तो ये पहला कार्यकारिणी में चिपका दो। आंसर हो गया गलत। पहला कार्यकारिणी में कौन, टैगोर नहीं है, कौन है, सीन में कौन आए, कौन सा दो सत्यमेव जयते हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर भी सत्यमेव जयते हैं, सत्येंद्रनाथ सिन्हा भी सत्यमेव जयते हैं। लेकिन कौन सा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद सीन में आया, कौन सा आया सीन में, सीन आया सीन में, खत्म। लिख लो यहाँ पे सीन में, ये सीन में SEN सीन में, जो सीन में आया वो आंसर हो गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रथम मेंबर, प्रथम इंडियन सॉरी, वो कौन, सिन्हा। प्रथम सिविल सर्वेंट सत्यमेव जयते, वो बनर्जी, सॉरी टैगोर, अपने सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ ठाकुर भी है, टैगोर भी है, बनर्जी उसमें वर्ड नहीं आता, वर्ड तो वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी में यूज आता है। आपने पढ़ा था गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद AM आनंद मोहन बोस, फिर DBN दादाभाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1892 के एक्ट के लास्ट में ये नाम पढ़े थे, समझ गए। ये इसके अंदर अपन ने देखा कि इसके ऊपर विचार थे 1909 के। अब नेक्स्ट अपने 1919 मॉन्टेग्यू प्रोटोकॉल है ना। तो विचारों में देखा अपन ने सारा, राजनीतिक सिलसिलों में मुस्लिमों को ज़्यादा प्रतिनिधि दिया, अन्य के लिए हरी झंडी हो गई, सिखा है 19 में, अन्य के लिए ये अन्य आए, फिर धीरे धीरे हरी झंडी मिली, हरिजन आए, हरी झंडी हरिजन, ठीक है। फिर ईसाई यूरोपियन एंग्लो इंडियन 1935 से, सिख तो 19 में आ गए, फिर अलग दे दिया, उलट दिया, सारा सिस्टम दूषित कर दिया सारा, एक चोट में राष्ट्रत्व भावना खत्म, रोग कैंसर में बदला, उभरते पतंगों को वोट दिया, मोड़ले और नाग, नाग को क्या करना है, अपन को मारना है। फिर मोड़ले संसदीय प्रणाली नहीं डाल रहे हैं, भारत तो योग्य ही नहीं, क्यों टेंशन कर रहे हो, हितकारी निर्णय कुछ बाद में बदल देगा, लेकिन विधान परिषद दरबार के समान ही थी। हाँ ये भूल गए थे कि ये मजूमदार का कथन है, सॉरी मजूमदार कि 1909 के सुधार जनता केवल छाया मात्र के सुधार थे, है ना। वो छाया देखो कब तक रहती है, जब तक वो सूर्य बना रहता है तब तक छाया रहती है। तो जब तक क्राउन चाह रही है, गवर्नर जनरल चाह रहा है, तब तक वो बने रहेंगे यहाँ, फिर वो हटे और ये हटे, यूँ है। मतलब ये छाया मेरे कारण डिपेंड है ना। अगर मैं नहीं चाहूँ तो छाया नहीं बनेगी, मैं गायब तो छाएगा, तो ये वो छाया है। मतलब एक दिखावा था, कहने असलियत नहीं थी, वास्तविक रूप से कुछ नहीं था ये जो लिखा हुआ है। मजूमदार का कथन है कि 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान, बोलते हैं 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये हुआ है ना। तो मजूमदार, मजा आ गया चांदनी में, ये ऐसे बोलना, लिख लो उसमें, मजा आ गया चांदनी में, मजूमदार, RC मजूमदार बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये, मॉडर्न इंडिया की वेल नोन बुक्स में से एक इनका नाम आता है, RC मजूमदार। ये चंद्रमा की चांदनी, मजा आया चांदनी में, यूं। मैकॉले कथन पढ़ा था ना अभी हमने, योग्य ही नहीं है मैकॉले, ऐसे चंद्रमा की चांदनी, RC मजूमदार, ठीक है। फिर प्रभाव दिया लेकिन शक्ति नहीं दी, बटी हुई थी, उत्तरदायित्व था लेकिन शक्ति नहीं थी। एक के पास शक्ति थी, उत्तरदायित्व नहीं था। भाई इधर जो था ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर नहीं है, और इधर उसके पास पावर थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, लेकिन उसके पास कोई काम करने का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मस्त हूँ वैसे, इसी तरह के कमरे में बैठा हूँ मेरे आराम से, और वो बेचारा पसीने बहा रहा है धूप के अंदर, लेकिन क्या करूँ यार, पैसे ही नहीं है। चाहता तो हूँ मैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का विस्तार हो, कलकत्ता नगर निगम, बम्बई नगर निगम का विस्तार हो, नालियाँ बने, पैसे ही नहीं। धन की मांग रख दी थी हमने, तो माने या नहीं माने यार, उस पर डिपेंड करता है। ऋण बिल लेना चाह रहे हैं विश्वविद्यालय को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो प्रस्ताव को ठुकरा देता है। अब क्या करें, चाहते हैं कि कलकत्ता नगर निगम जो टैक्स लगाती है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए, जिससे कि भाई पैसे नगर निगम के पास और आए, लेकिन हम तो प्रस्ताव ही रख सकते हैं, और मानना नहीं मानना तो गवर्नर पे डिपेंड है, यूँ। फिर जनतंत्र की चुनाव प्रणाली तो दी, लेकिन सांप्रदायिकता लाए ड्रैगन के दांत। 1861 में जो सुधार चालू हुआ था जनतंत्र संसदीय व्यवस्था का, उसको 1909 ने दहलीज पे ला दिया। भारतीय आए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
की जो परिषद थी 15 सदस्यीय परिषद, और गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय आया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत सचिव लंदन, उसमें 2 भारतीय, के जी गुप्ता एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी आया ना। देखो मुस्लिमों के सेपरेट इलेक्टोरेट कहाँ ले जाके बैठा दिया मुस्लिम को, सीधा भारतीय सचिव। जहाँ तक आज तक तुम मुस्लिमों की तरफ देखना ही पसंद नहीं करते थे, उसको कहाँ ले गए, सीधा लंदन ले गए। ये देख लो, ये था सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब क्या, डिवाइड एंड रूल, सॉरी, कि कैसे अपन को बांटना है। आया था ना, सबसे पहली लाइन थी राजनीति, इस विचारों की सबसे पहली लाइन थी राजनीति व सिविल सेवा के अंदर, लिया है सिविल सेवा में बैठा के सैयद हुसैन बिलग्रामी, के जी गुप्ता है ना, और एसपीएस अपने सत्येंद्र प्रसाद सिंह, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के अंदर पहला भारतीय, ना कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो पहले सिविल सेवा का। समझ गए? तो ऐसे था ये अपना 1919 का। प्री के क्वेश्चन देखो, मेन के क्वेश्चन देखो, और इसे मजबूत बनाओ, तभी मजा आएगा। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं पर मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड। ओके।